हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा करी थी मैरिज को लेकर। अब आज जो हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे वो होगी नवांश को लेकर। कुछ बेसिक फंडामेंटल्स को पहले समझेंगे, इसके बाद आगे चर्चा होगी। सबसे पहला सवाल ये होना चाहिए कि मैरिज की बात जब की जाती है तो नवांश कुंडली को अहमियत दी जाती है। ऐसा क्यों? पहला सवाल आपके दिमाग में ये उठना चाहिए। जब हमें देखना है मैरिज, तो हम डिवीजन ऑफ द 9th हाउस क्यों देखने जा रहे हैं? ये सबसे पहला सवाल होना चाहिए कि मुझे नवांश में क्यों जाना है, क्यों मुझे सप्तमांश में नहीं जाना चाहिए। भाई 7th हाउस मैरिज को दर्शाता है, तो मेरे को डिवीजन तो 7th का देखना चाहिए कि क्या होने वाला है 7th के अंदर। लेकिन क्या कारण है कि हम नवांश का यानी कि 9th हाउस डिवीजन को मैरिज के लिए यूज करते हैं? पहली चीज तो इसका जवाब समझिए। एक्चुअल में मैरिज क्या है? एक्चुअल में मैरिज के साथ हम कनेक्ट करते हैं किसी दूसरे पर्सन का लक, जो आपको साथ में आके जोड़ता है और आगे बढ़ाता है। 7th हाउस ना सिर्फ की मैरिज है, इवन की पार्टनरशिप्स भी है, ठीक है ना। इसीलिए कई बार व्यक्ति अपने आप में संपूर्ण नहीं होता, अपने आप में संपूर्ण नहीं होता, उसे पूर्ण करने के लिए 7th हाउस चाहिए। अब उसे पूर्ण करने के लिए तो 7th हाउस चाहिए, ओके, यानी कि एक पार्टनर चाहिए। अब ये जो पार्टनर चाहिए, ये पार्टनर का संबंध किसके साथ दिखाया जाता है? भाग्य के साथ। क्यों? क्योंकि किसी भी तरह की पार्टनरशिप, इवन की फ्रेंडशिप जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे भी दो लोग आते हैं कि एक म्यूचुअल कंसेंट से किसी चीज़ पे अगर काम करना चाहते हैं तो वो फ्रूटफुल होंगे या नहीं होंगे। ये किससे डिसाइड होता है? इसे माना जाता है गेन ऑफ योर लक। गेन ऑफ योर लक कैसे है ये ध्यान से समझिए। देखिए 9th हाउस के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो 9th हाउस के रिस्पेक्ट में जो मैरिज है वो गेन्स है। तो मैरिज जो है 7th हाउस, एनी काइंड ऑफ पार्टनरशिप, वो किसका लाभ है? वो एक्चुअल में आपके किस्मत का लाभ है। 9th हाउस से आप गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 लाभ है, ठीक है। इस कारण से डिविजनल चार्ट D9 इसको यूज करते हैं। क्या गेन्स हमें दिखाई दे रहे हैं हमारे किस्मत के अंदर, हमारे किसी भी प्रकार के साझेदारियों से, उसके लिए ये पहली चीज तो आपको क्लियर होनी चाहिए। जब संतान देखनी हो, संतान देखनी हो तो पंचम भाव लाभ भाव है, तो डिविजनल चार्ट D7 सप्तमांश उठाते हैं। D7 से जब यहां से गिनेंगे तो ये 11वां है, ठीक है। इसीलिए अगर D7 को देख रहे हैं तो उस कंडीशन में वो हमें लाभ देता है किस बात का? एक्चुअल में वो लाभ देता है आपको संतान के रूप में। दूसरे तरीकों से भी हम उसको बिजनेसेस और दूसरे कंडीशनों में देख सकते हैं। अगर आपको फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर है कि कौन सा डिविजनल चार्ट किस लिए देखा जा रहा है, तो फिर आप आराम से चीज़ों को निकाल लेंगे, ठीक है। D9 क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि ये लाभ भाव है। संतान के लिए क्यों यूज करते हैं? क्योंकि यहां से ये लाभ भाव बनता है, ठीक है। अगर किसी को पता करना होता है कि उसकी कितनी पहुंच होगी, उतना कितना नाम होगा, कितनी शोहरत कोई व्यक्ति कमा सकता है, तो हम बात करते हैं डिविजनल चार्ट 5 करके, ठीक है। डिविजनल चार्ट 5 जब हम देखेंगे तो वहां पे हमें उसका पुरुषार्थ समझ में आता है। इस तरीके से इंडिविजुअल डिविजनल चार्ट्स को यूज किया जाता है। तो ये वाला पहला लॉजिक तो आपकी समझ में आ गया, क्योंकि 9th हाउस से मैरिज जो है वो गेन्स दर्शाती है, लाभ दर्शाती है। इसका मतलब है कि सीधे सीधे D9 का चार्ट ये बता देगा कि आखिरकार व्यापार हो, साझेदारी हो या फिर विवाह हो, उसके अंदर लाभ होगा या हानि होगी। इसकी पिक्चर हमें नवमांश में समझ में आ जाएगी। अब देखिए नवमांश के अंदर भी एक बेसिक रूल समझिए। यहाँ पे आपको 12 घर मिल रहे हैं, यहाँ पे नवमांश में ये 4 घर ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि अब मुझे मैपिंग करनी है, ठीक है। जिन लोगों ने मैथमेटिकली हाथ चला के कैलकुलेट्स किया है उन्हें पता होगा। यहाँ से हम जब किसी चीज़ को यहाँ लेके जाएंगे तो क्या करेंगे? तरीका, आपकी जो कोई भी एक डिग्री वहाँ पे लिखी होगी, उस पर्टिकुलर डिग्री को हम डिवाइड कर देते हैं 3.3 के फिगर से, ठीक है। 1/9वां भाग। तो 1/9वां भाग करने पे यहाँ पे जो भी शिफ्ट होगा वो 1 नंबर से लेके, मान लीजिए अगर मेष लगन है तो 1 नंबर से लेकर 9 नंबर के बीच की कोई वैल्यू आएगी, ठीक है। जो भी आपकी डिग्री होगी उसके हिसाब से वो डिवीजन डिसाइड कर देगा कि किस पर्टिकुलर वैल्यू के आसपास हम गए। सपोज किसी का जन्म 3 डिग्री पे हुआ है, 3 डिग्री होगा, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं खुद इसी सेम 1 नंबर की राशि से नवमांश में रहेगा। किसी का जन्म जो है वो तकरीबन तकरीबन 6 डिग्री 40 मिनट, 6 डिग्री 40 मिनट पे यदि हुआ तो उसका जो नवांश शुरू होगा वो 2 नंबर से शुरू हो जाएगा। इस तरीके से आखिरी के डिग्रियों में यदि किसी का जन्म है 27 डिग्री को क्रॉस कर जाता है, 28 डिग्री क्रॉस कर जाता है, तो 9वां नवांश 9 नंबर से बन जाता है। तो इसमें एक बात तो क्लियर होगी कि जो भी आप लगन की डिग्री मान रहे हैं, सेम उसी डिग्री के आधार पे यदि कैलकुलेट किया जाता है तो 1, 5 और 9 इनमें बनने वाले नवांशों को
कहाँ से चालू किया जाता है? हमेशा चर राशि से। कौन सी चर राशि है यहाँ पे? मेष। तो यहाँ पे जब कभी भी नवांश बनेगा, इस फर्स्ट हाउस में जो आएंगे हाउसेस मैप होंगे, वो याद रखिएगा, इसमें हमेशा हाउस मैप होंगे फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस। इस बात को नहीं भूलना। यहाँ पे इसको राशि मत समझिएगा। मैंने कालपुरुष कुंडली उठाई है, लेकिन इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पे हम राशि की बात अभी नहीं कर रहे हैं। आप जब नवमांश को बनाते हो तो वहां पे राशियों के आधार पे बात होती है, ठीक है, कि चर राशि है तो चर राशि के हिसाब से, या 1 5 9 है तो यहाँ से गिन रहे हैं, 4 8 12 होगा तो 4 से गिनेंगे। ये मैंने बहुत पहले की वीडियो में समझा रखा है, उस बात को ध्यान रखिएगा। हमारा कंसेप्ट यहाँ पर यह है कि नवांश का पहला भाव जो है वो आपके लगन कुंडली का पहला भाव, पंचम भाव और नवम भाव अपने आप में है, ठीक है। इसलिए नवांश के पहले भाव में कुछ भी हुआ, कोई ग्रह बैठ गया, उसने उसको प्रभावित किया, उसने कोई नेगेटिविटी दी, उस नेगेटिविटी का असर सीधे सीधे आपके पर्सनैलिटी पे, हेल्थ पे, आपके सोचने के ढंग पे, आपके मंत्र की शक्ति पे, मंत्र शक्ति से ये भी समझ सकते हैं मंत्रणा, दूसरों को सलाह देने की कैपेसिटी, एज वेल एज आपकी किस्मत, आपके भाग्य के ऊपर पड़ सकता है। नवांश के पहले भाव में बैठा हुआ ग्रह एक साथ आपके लगन, आपके पंचम और नवम को प्रभावित करने की क्षमता रखता है, ठीक। दूसरा, अब बात करें कि ये सेकंड वाले को देखें, तो सेकंड में जब हम देखेंगे कैलकुलेशन तो 2 6 2 6 और 10, ये एक पर्टिकुलर फॉर्मेशन चलेगी, 2 6 और 10। अब ये 2 6 10 का जो फॉर्मेशन है ये कहाँ पे मूव करेगा? देखिए 2 6 10 का फॉर्मेशन जो है वो एक्चुअल में आपके नवांश के 10th हाउस का पार्ट बनता है, ठीक है। दूसरा, जब हम बात करते हैं 3 7 और 11, हमेशा केंद्र को फोकस रखिए। देखिए पहला वाले में एक केंद्र था तो मैंने केंद्र को रखा, 5 और 9 उसके साथ एड ऑन हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से जब हम बात करेंगे फोर्थ हाउस की, फोर्थ हाउस, तो फोर्थ हाउस रहेगा, फोर्थ के साथ साथ 8th आएगा और साथ साथ 12th आएगा। तो जो नवांश का फोर्थ हाउस है, नवांश के फोर्थ हाउस में आपके लगन कुंडली के सीधे सीधे 4 8 और 12 भाव प्रभावित होते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को जो समझा रहा हूं, क्योंकि नवांश में जब मैरिज कनेक्ट करेंगे तो इन बातों की बहुत अहमियत आने वाली है। इसके बाद बात करें, ये केंद्र है 7 नंबर का, क्या क्या आएंगे? 3 7 और 11, 3 7 और 11 सीधे प्रभावित होंगे। तो यहां पर अगर हम बात करें, इसका ओरिजिनल जो है वो है 7, ठीक है, और साथ में ये अपने साथ क्या कैरी करता है? 3 और 11 कैरी करता है, ठीक है। इसके बाद आखिरी बचता है वो है आपका 10वां। तो 10वें में मैंने आपको बताया 2 6 और 10, ठीक है। ये जो लगन कुंडली के भाव हैं ये शिफ्ट हो जाते हैं यहाँ पर 2 6 और मूलतः 10, ठीक है। इनको छोड़ के बाकी जितने भी बचे हुए हैं, इन्हें छोड़ के बाकी जितने भी बचे हुए हैं वो नवांश के अपने एक इंडिविजुअल हाउसेस माने जाते हैं, ठीक है। इसीलिए जब हमने बीवी रमन सर वाली बुक से यूज किया था नवांश को, तो वहां हमने कहा था कि ये इंडिविजुअल अंशाज हैं, ये इन्हीं के अंशाज से देखे जाएंगे। किसके आधार पे? जो भी वहां राशियां आ जाएंगी उनके आधार पे। फिर से क्लियर कर दूं, अभी तो मैंने आपको यहाँ पे जो बता रहा हूं ये भाव हैं, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि 4 घरों में कहीं ना कहीं 3 12 भाव खत्म हो जाते हैं। जब मैं राशियां डालना शुरू करूंगा, कोई एक राशि उठेगी वो यहाँ पे बन जाएगी। मान लीजिए 5 नंबर की राशि यहाँ आ गई, 5 नंबर की राशि आ गई तो 6 नंबर की राशि, 7 नंबर की राशि, 8 नंबर की राशि, 9 नंबर की राशि, 10 नंबर की राशि। जो राशियों के नंबर बनेंगे वो एक्चुअल में हम इसमें से अंशा के रूप में यूज करेंगे। जो राशियों के नंबर बनेंगे, भाव के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाती है तो नवांश का जो केंद्र है वो बहुत महत्वपूर्ण है। नवांश का केंद्र बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर उसमें कुछ भी हुआ तो उसका अंजाम सीधे सीधे 3 हिस्सों पे पड़ जाएगा आपकी जिंदगी के, ठीक है। अब सपोज करिए आपने अपनी नवांश कुंडली खोली, नवांश कुंडली को भी सिंपल तरीके से वैसे ही रीड करना है जैसे एक लगन कुंडली को रीड करते हैं। लगन कुंडली में हमारे लिए प्राइम इंपॉर्टेंट होता है थॉट प्रोसेस, जो कि होता है यहाँ का लगन की डिग्री, स्पेसिफिकली वो नक्षत्र। नवांश के अंदर आप उस नक्षत्र को इस लेवल पे नहीं पकड़ सकते, इसलिए आप उस नक्षत्र को वहां छोड़ दो। सबसे पहली बात तो इस बात को समझो, क्या आपका सोचने का ढंग एकदम से जाके मैरिज के लिए बदल जाएगा? क्या एक व्यापारी के सोचने का ढंग व्यापार के लिए एकदम से बदल जाएगा? क्या नहीं बदलेगा। तो सोचने का ढंग हमेशा यहाँ पे आने वाले लगन के डिग्री के नक्षत्र स्वामी से कनेक्ट रहेगा, वो जहां भी जाके बैठे, जिस भी डिविजनल चार्ट में। नवांश के डिविजनल चार्ट के अंदर इस बात को ध्यान रखना कि जो फर्स्ट हाउस में आने वाली राशि है उसका स्वामी, नवांश के अंदर जो भी फर्स्ट हाउस में आने वाली राशि है उसका स्वामी 6 8 या 12 ना बैठे, 6 8 या 12 ना बैठे। क्यों? क्योंकि जैसे ये हमारे लिए फिजिकल हेल्थ है,
वैसे ही ये हमारे लिए एक तरह से हमारी पार्टनरशिप मैरिज की हेल्थ है। ठीक है, यहाँ पे ये फिजिकल हेल्थ है तो ये पार्टनरशिप और मैरिज की फिजिकल हेल्थ को दर्शाता है। अब मान लीजिए नवांश कुंडली के अंदर किसी के लगन के अंदर उठ के शनि बैठ जाए। यदि नवांश कुंडली के अंदर लगन के ऊपर शनि बैठ गया, अब क्या बोलेंगे, पहले तो राशियों को देख के शनि की स्थितियों को समझिएगा, उसके बाद इस बात को समझ लीजिएगा कि वो जो शनि बैठा हुआ है वो व्यक्ति के मस्तिष्क के ऊपर बैठा हुआ है। वो लगन कुंडली में लगन को भी प्रभावित कर रहा है, वो अकेला शनि उसमें प्रेम को भी प्रभावित कर देगा, वो अकेला शनि कहीं ना कहीं उनके धर्म को भी, उनके पिता को भी प्रभावित करने की क्षमता दिखा देगा। जबकि वो बैठा कहाँ है, नवांश में पहले भाव में बैठा हुआ है। मान लीजिए नवांश के पहले भाव में मंगल बैठा हुआ है, तो ये जो मंगल यहाँ बैठेगा इसका प्रभाव सीधे सीधे सोच के ऊपर, पंचम के ऊपर, नवम के ऊपर देखा जाएगा, नेचुरली देखा जाएगा। इसीलिए मैंने आपको मैपिंग करके बोला है, भाव में बैठेगा तो भाव प्रभाव कर देगा। ठीक, अगर कोई ग्रह यहाँ बैठ जाए, नवांश का 4th हाउस बहुत ही क्रूशियल हाउस है, नवांश का 4th हाउस बहुत क्रूशियल हाउस है। जब कोई ग्रह वहां बैठ गया तो वो ना सिर्फ कि आपके मन पे, आपकी पूरी की पूरी नींद पे भी असर कर देगा। 4, 8 और 12 एक साथ तीनों को प्रॉब्लमेटिक करने की क्षमता रख सकता है। ये मनोस्थिति के लिए इंपॉर्टेंट है, ये मैरिज लाइफ को बढ़ाने के लिए एक तरीके से फीडिंग है, इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये जो है ये आपका बेड प्लेजर भी है, साथ साथ आपका प्रॉपर नींद भी है। तो अगर कोई बुरा ग्रह, क्रूर ग्रह, पापी ग्रह नवांश कुंडली के 4थे भाव पे बैठा है तो किसी ना किसी बात को लेकर टेंशन दे सकता है, और वो टेंशन जो रहेगी उसके कारण मन की शांति, घर की सुख शांति पे प्रभाव, रात का नींद, दिन का चैन, सब प्रॉब्लम में आने का रिस्क हो जाता है। इसलिए नवांश कुंडली के केंद्र में 4th हाउस बहुत क्रूशियल है। इस पे पड़ने वाली कोई भी निगेटिविटी आपको, इवन कि आपकी हेल्थ को भी प्रभावित कर सकती है। 8 और 12 क्रोनिक डिसीजेस में अपना कोई रोल अदा कर सकती है, याद रखिएगा। ठीक, फिर बात करते हैं 7th हाउस में कोई ग्रह बैठ गया। 7th हाउस में यदि कोई ग्रह बैठ गया नवांश के, तो उसका सीधा सीधा प्रभाव आपके मैरिज के ऊपर भी पड़ेगा, आपके पुरुषार्थ के ऊपर भी पड़ेगा, और आपके आय के स्रोत पे भी पड़ेगा। सोर्स ऑफ अर्निंग 11th हाउस से देखते हैं, लाभ देखते हैं। तो यदि आपके नवांश कुंडली के 7th हाउस में कोई ग्रह बैठा है, वो अकेला ग्रह आपकी जिंदगी में आपके पुरुषार्थ को भी, साथ साथ आपके मैरिज को भी, और कहीं ना कहीं आपके लाभ को भी प्रभावित कर सकता है। ठीक, इसके बाद बात की जाए, अगर आपके कुंडली में नवांश में 10th हाउस में कोई भी ग्रह बैठा है, यहाँ पे कोई भी ग्रह बैठा, तो उस ग्रह का प्रभाव यकीन मानिए आपका अपने, एक तो फैमिली को लेकर, दूसरा अपने सर्विस को लेकर, और तीसरा अपने स्टेटस को लेकर पूरा प्रभाव आने वाला है। मान लीजिए कि आपने नवांश कुंडली देखी और आपको 10th हाउस में सपोज चंद्रमा दिख जाए, अब ये देखना पड़ेगा कि वो चंद्रमा नीच तो नहीं है, उच्च तो नहीं है, या इमोशनल पॉइंट से 4 नंबर की राशि में तो नहीं। अगर 10वें घर में यहाँ पे चंद्रमा आ रहा है तो व्यक्ति अपने कुटुंब को लेकर, फैमिली को लेकर, धन को लेकर, अपने स्टेटस को लेकर और अपनी सर्विस को लेकर इमोशनल हो जाएगा, क्लियर कट एक बार। अगर यहाँ पे मंगल बैठा हुआ नजर आ रहा है तो व्यक्ति अपने कर्म के अंदर साहसिक होगा, सर्विस के लिए भी साहसिक होगा, शत्रुओं के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकने की क्षमता रखता होगा, प्लस 2nd हाउस कुटुंब के अंदर भी उसके मंगल का प्रभाव आएगा, तो उसकी वाणी जो है उसमें थोड़ी सी एक अलग ही कठोरता जो चाहिए, सेना में जैसे आवाज चाहिए वैसी आ जाएगी नेचुरली। अगर नवांश के 10th हाउस पे कोई ग्रह बैठा, उसका प्रभाव आपकी वाणी, आपके फैमिली, आपके सर्विस, आपकी बीमारियां, प्लस आपकी नौकरी, आपके स्टेटस पे देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज जो है इसको यहाँ पे ध्यान दिया जाता है। इसीलिए सबसे पहली कोशिश यही होती है कि भूल कर भी नवांश में 4th हाउस हिट ना हो, अगर हो भी रहा है तो शुभ ग्रहों से ही हो, ताकि मैरिटल लाइफ के अंदर हैप्पीनेस बनी रहे। और यही कारण था, मैंने आपसे कहा था 4th और 5th का प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट है मैरिज के अंदर, 4th और 5th का। पिछले वीडियो को जिन लोगों ने नहीं देखा वो ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें 4th मैप हो रहा है सीधे सीधे 4th से, और इसका 5th मैप होता है आपके सोचने के ढंग पे। ठीक है, तो मैरिज को चलाने के लिए आपका सोचने का ढंग भी उतना ही जिम्मेदार है जितना कि आपकी जिंदगी में खुशियां जिम्मेदार है। अगर व्यक्ति दुखी है तो सोचने के ढंग में नेगेटिविटी ले लेगा, और सोचने के ढंग में नेगेटिविटी है तो भी मन में खुशियों को नहीं ला पाएगा। इसलिए ये 2 हाउसेस पे जब कोई ग्रह यहाँ पे भी बैठे, उसका प्रभाव कहीं ना कहीं हम यहाँ पे कह सकते हैं। मैपिंग के वक्त ग्रह वहां जाएगा ये जरूरी नहीं है, ध्यान रखना। मैपिंग होगी, मैपिंग जब होगी ग्रह की नवमांश के अंदर जाने के लिए, तो वह ये नहीं कह रहा कि पंचम भाव में बैठा हुआ ग्रह उठेगा और वहां चले जाएगा। पंचम भाव में बैठा हुआ ग्रह एक राशि में एक डिग्री लेके चल रहा है, इसीलिए वो जब मैप होता है ना, तो वो मैप होता है उस पर्टिकुलर राशि के अंदर, वो कहीं पर भी जा सकता है, कहीं पर भी।
वो एज इट इज वहां पे नहीं जाता, लेकिन उसका कहीं ना कहीं एक प्रभाव यहाँ पे बैठेगा तो संतान प्राप्ति के रूप में होने लगेगा, यहाँ बैठेगा तो कर्म के रूप में होने लगेगा। इस कारण से अगर यहाँ पे केंद्र में कोई भी ग्रह बैठेगा वो आपके कुंडली के अलग अलग हिस्सों को सीधे प्रभावित करेगा। नवांश के लिए बेस्ट जो हाउसेस हैं, नवांश में जैसे बेस्ट हाउसेस माना जाता है, जो वरदान होते हैं वो होते हैं आपके ये 2 त्रिकोण और एक लगन, ये 2 त्रिकोण और एक लगन। लगन में जो भी कोई ग्रह बैठता है वो आपकी नेचुरल कैपेसिटी ले आता है, लेकिन नेचुरल कैपेसिटी आने के साथ साथ चुनौतियां दे सकता है मैरिज के अंदर, खासकर क्रूर ग्रह, ठीक है। जबकि सॉफ्ट प्लैनेट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सॉफ्ट प्लैनेट से मतलब है शुभ चंद्रमा, शुभ शुक्र, बुध और गुरु, ठीक है। अगर कोई ग्रह आपको आपके नवांश के 5th हाउस में मिलता है, इसका मतलब है आपके अंदर एक इनबिल्ट कैपेसिटी है। आप यदि उसके ऊपर खुद अपनी सेल्फ लर्निंग डाल देते हैं तो वो कैपेसिटी आपके अंदर जागृत हो जाएगी और आप बहुत कुछ अपनी जिंदगी में गेन्स कर लेंगे। लगन में बैठा हुआ ग्रह नेचुरल कैपेसिटी से आपको दे रहा होता है। नवांश के 5th हाउस में यदि कोई ग्रह बैठ गया है तो वो स्किल्स आपके अंदर हिडन है, आपको खुद मेहनत करके उस स्किल्स को बाहर निकालना होता है। अगर आपके नवांश के अंदर कोई भी ग्रह जाके बैठ जाए नवम भाव में, इसका मतलब है कि उन ग्रहों से जुड़ी हुई स्किल्स जो है उसके लिए आपको किसी न किसी गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। 9th हाउस ऑफ द नवांश में जब कोई ग्रह बैठेगा, वो जो स्किल्स आपके अंदर है उसको बाहर लाने के लिए आपको किसी न किसी टीचर की, ट्यूशन की, कोचिंग की जरूरत चाहिए ही चाहिए। 5th हाउस में आप अपने सेल्फ एफर्ट्स लगा के भी उसको निकाल पाएंगे, फर्स्ट वाले में वो नेचुरल होता है, ठीक है। इतनी चीज आपको नवांश में सीधे सीधे समझ में आनी चाहिए। उसके अलावा जब कभी भी आप चार्ट्स को रीड करेंगे तो कुछ लोगों का ये सवाल होता है कि सर 2 मैरिज की संभावना है, 1 मैरिज की संभावना है, 1 से ज़्यादा। तो उसके लिए बहुत सिंपल सा एक लॉजिक यूज़ करते हैं। बेसिकली हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि केंद्र में जो राशियां आ रही हैं वो किस प्रभाव की हैं। चर प्रभाव की राशियां हैं तो संभावना क्या हो जाएगी, वो भाव अपने आप में चेंज की बात करेगा। चर प्रभाव की राशि क्या होती है, 1, 4, 7 और 10। इसका ये मतलब नहीं है कि मेष लगन की कुंडली उठाएंगे तो ये बोलेंगे कि मल्टीपल पार्टनर वाला चार्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। राशि का प्रभाव क्या है वो इस बात को दर्शाएगा कि कहीं ना कहीं उसमें एक बदलाव की संभावना है। लेकिन यहाँ पे इसको देख के ये फैसला कर लेना कि व्यक्ति इस कंडीशन में 2-4 मैरिजेस कर बैठेगा, ये बेवकूफ़ी होगी। नवांश के अंदर जाने के बाद आप 7th हाउस को वहां पे समझने की कोशिश करिए, क्योंकि एग्जैक्टली मैरिज वहां से देखी जा रही है। यहाँ पे तो एक परिस्थिति दिखाई देती है, ठीक। राशियों में ड्युअलिटी है तो 2 या फिर 2 ना हो तो क्या बोलेंगे, शुरुआत में अच्छा चल रहा है, बाद में धीरे धीरे करके बोर हो रहे हैं, ड्युअलिटी है, ठीक है। अगर चर राशि है तो हम बोलेंगे मैरिज के अंदर व्यक्ति हमेशा कुछ नया 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 एड ऑन करने की कोशिश कर रहा है ताकि अपने लाइफ के अंदर एक एंजॉयमेंट बनाए रखे। अगर एक फिक्स्ड साइन है, वृषभ लगन की कुंडलियां बन जाए या फिर 8 नंबर वृश्चिक लगन की कुंडली बन जाए, कुंभ लगन की कुंडली बन जाए या सिंह लगन की कुंडली बन जाए, ऐसे कंडीशन में जो केंद्र है वो स्टैटिक है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो उसके अंदर ज़्यादा बदलाव नहीं दिखता, वो एक स्थिरता की दिखाई देती है। जिस तरीके से चली आ रही है, हाँ बस चली आ रही है, उसमें कोई चेंज नहीं। चल राशि वाले उसमें कुछ चेंजेस की मांग करते हैं। इसी तरीके से जब ड्वेल प्लैनेट्स इफेक्ट करेंगे तो ड्युअलिटी यानी एक से दूसरा मूड स्विंग होगा। अगर फिक्स्ड नेचर के प्लैनेट काम करेंगे तो एक फिक्स्ड थॉट्स देते हैं, ठीक है। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। लास्ट आंसर उस बात का कि सर 7th हाउस में कोई ग्रह बैठ गया तो उसका क्या है। देखिए 7th हाउस के अंदर यदि कोई ग्रह बैठ गया है तो वो क्या मैरिज को डिस्टर्ब ही कर रहा है, ऐसा कभी मत सोचिएगा कि भाई वो जो बैठा है वो बिल्कुल उसको डिस्टर्ब कर रहा है। वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि किन हिस्सों के ऊपर हमें काम करना है जिसके कारण कि हमें प्रॉब्लम कम से कम आए। क्योंकि जब भी कोई ग्रह यहाँ पे बैठेगा, ध्यान रखिएगा ये मोस्ट क्रूशियल हाउस है आपके कुंडली का भावात भावम के हिसाब से। भावात भावम का कंसेप्ट क्या होता है, किसी पर्टिकुलर प्लेस को वहां से उतना ही गिने जितना कि वो भाव खुद बताता है। अगर यहाँ से देखें ये चौथा भाव है, चौथे भाव से चौथा भाव गिनूं, 1 2 3 4, चौथे से चौथा, 10वें से गिनता हूँ 10वां, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वें से 10वां है, चौथे से चौथा है। मन की खुशी के लिए खुशी भी है और स्टेटस के राइज के लिए स्टेटस भी है। इस कारण से अगर 7th हाउस किसी के लिए बहुत अच्छा हो जाए तो फिर उस व्यक्ति की जिंदगी में उसका स्टेटस अपने आप ही बढ़ जाएगा। मैंने इसलिए कहा था पिछले वीडियो में, अगर डाइवोर्स जैसी सिचुएशन बन रही है इसका सीधा सीधा प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आपको एक प्रॉपर पार्टनर मिल गया, एक ट्रस्टवर्दी पर्सन आपके पास है जिसमें कि आपको कुछ भी टेंशन नहीं लेनी, तो ऐसा व्यक्ति आपके घर को भी संभाल रहा है और आपकी मैरिज लाइफ भी संभली हुई है। दोनों यदि संभले हुए हैं
तो नेचुरली आप अपने स्टेटस, अपने प्रोफेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। और ज़िंदगी में राइज करने के लिए इन 2 हाउसेस का ही बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। यह है आपकी मानसिक शांति, आपके मन की खुशी, और यह है आपका कार्यक्षेत्र, आपका स्टेटस। आप अपने कार्यक्षेत्र में जितना अच्छा काम कर सकते हैं और जितना आप मन से खुश रह सकते हैं, इन दोनों का मिक्सचर है 7th हाउस। कार्यक्षेत्र पे गए, बेफिक्र होके गए और काम कर रहे हैं, घर पे आए, कोई टेंशन नहीं है, यहाँ भी आराम से काम चल रहा है। इन दोनों ही कंडीशन में यदि किसी ने सक्सेस हासिल करी तो फिर वो व्यक्ति अपने आप नेचुरली बहुत डीप हाइट्स हासिल करता है। अब आप एक छोटी सी चीज को खोज के देखना, जितने भी पॉलिटिकल साइड के लोग हैं, जितने भी पॉलिटिक्स के अंदर के लोग हैं जिन्होंने बहुत ऊंचे ऊंचे पद पाए हुए हैं, उनके में बहुत ज़्यादातर एग्जाम्पल्स में आपको मिलता है या तो उनकी मैरिज नहीं हुई है या फिर विडोशिप है। क्यों? क्योंकि जब ये 7th हाउस अपने साइड से चीज़ों को कम कर रहा है तो वो सही कहीं इन दोनों के पोटेंशियल के साथ काम करा रहा है। इसीलिए बहुत सारे लोगों के चार्ट्स को आप देखना, चार्ट्स को भी देखने की जरूरत नहीं है, आप बस नाम खोजना, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सारे लोग देखेंगे आपकी जब भी कोई बड़े पद पे बैठे हुए हैं तो सीधी सीधी असर उनका मैरिज लाइफ के अंदर आ रहा है। और जिस व्यक्ति का 7th हाउस अच्छा होगा तो अपने पार्टनरशिप और मैरिज के साथ साथ आगे चल रहा होगा, वो और भी ज़्यादा अच्छे राइज को अपनी ज़िंदगी में हासिल करेगा। ठीक है, ग्रहों को लेकर बिल्कुल क्लियर है। शुक्र प्रभावित होगा, पीड़ित होगा, तो पहले ही कंडीशन समझ में आ जाएगी। दूसरा है कि भाव के अंदर कोई ग्रह नहीं बैठा, लेकिन भाव के ऊपर किसी दूसरे ग्रह की दृष्टि है। ग्रह की दृष्टि का मतलब होता है उस ग्रह में कुछ एक चाहत है, और वो चाहत जो है किसी दूसरे भाव को प्रभावित करती है। तो वो जो आपका एक सिस्टम होता है कि कौन सा भाव पीड़ित है, प्रभावित है, कौन सा ग्रह पीड़ित है, प्रभावित है, वो उस सिस्टम से समझ में आता है। नवांश के अंदर भी आपको वही लॉजिक लगाना है कि अगर कोई ग्रह पीड़ित प्रभावित हो रहा है तो कितना, लेकिन यहाँ पे जो कंसेप्ट ये दे रहा हूँ ये वहाँ पे नहीं लगेगा। ये नवांश इंडिविजुअली आप यूज कर सकते हो किसी भी तरीके की मैरिज पार्टनरशिप्स के लिए। ठीक है, लगन कुंडली का 7th हाउस सिर्फ मैरिज ही नहीं होता, इसलिए मैंने कहा यहाँ बैठे हुए ग्रह से यही फैसला मत कर दीजिएगा कि वो विवाह के ऊपर ही प्रभाव कर रहा है। ये 7th हाउस के बहुत अलग अलग टुकड़े हो सकते हैं, अलग अलग इस्तेमाल हो सकते हैं। व्यापार में हो सकता है, लंबी यात्राओं में हो सकता है, और जब कभी भी किसी के आयु पे बनाती है तो यहाँ पे ही आपका मंत्र काम करता है। कौन सा मंत्र? जितने भी महामृत्युंजय के मंत्र होते हैं वो हमेशा 7th हाउस पे काम करते हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो आपको लॉन्गेविटी देने की कोशिश करते हैं, आपके लगन को जीवन देने की प्रयास करते हैं। इस कारण से 7th हाउस में महामृत्युंजय मंत्र काम करता हुआ नजर आता है। यहाँ पे आने वाली ज्यादातर चुनौतियों के लिए शिव और पार्वती के सामान्य रूप में, शिव और पार्वती माता के सामान्य रूप में जो पूजा है वो कराई जाती है। इसलिए जब हम बोलते हैं कि शिवलिंग के ऊपर दोनों जोड़े से जल डलवाना हो या जो भी उपाय करवाने हो, लेकिन शिव के साथ लिंग है तो वो शिवलिंग नहीं तो शिव पार्वती कंबाइंड, वो उपाय मैरिजेस के लिए। और जब हम मृत्युंजय मंत्र की बात करते हैं तो वो लॉन्गेविटी के लिए सपोर्ट करता है। यहाँ से ये बात भी आपको समझ में आएगी कि जितने भी महामृत्युंजय के मंत्र हैं अगर उसको शाम के वक्त किया जाए तो फिर आपकी लॉन्गेविटी को और भी ज़्यादा एक पॉजिटिव ग्रोथ मिलती हुई सी नजर आती है। ये कंप्लीटली तो मंत्र शास्त्र का साइड है, लेकिन 7th हाउस की इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। 7th हाउस कहीं ना कहीं भावात भावम में 1st हाउस का मिरर इमेज है। आपको दुनिया कैसा देख रही है वो 7th हाउस है, इसीलिए आपका 7th हाउस अपने आप में तीनों केंद्रों से सबका मिरर इमेज भावात भाव है, जबकि बाकी कोई भी भाव में ये कंडीशन नहीं है। पहले भाव से पहला भाव ये बनेगा, 10वें से 10वां ये बना है, चौथे से चौथा ये बना है, जबकि 7वें से 7वां ये बनेगा। तो आपका लगन आपका 7th है और आपका लगन से 7th भी वही दे रहा है। आप कैसे दिखते हो उसे देख के कोई आपसे अट्रैक्ट हो रहा है, इसी तरीके से आपका जो लोगों से जुड़ने का बिहेवियर है उसे देखकर भी लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। इस कारण से 7th हाउस अपने आप में तीनों केंद्रों से भावात भावम के कंसेप्ट से अगर देखेंगे तो समझ में आएगा कि 2 हाउसेस को वो सीधे कनेक्ट करता है और तीसरे की मिरर इमेज बनता है। 7th से 7th होना, लगन का होना, इसलिए ये कंडीशन मानी जाती है। तो मैरिज को लेकर जो आपके सवाल थे, आई होप कि वो कंप्लीटली क्लियर हो गए होंगे। और जब भी मैरिज को देखना है, सेकंड मैरिज देखनी है या फर्स्ट भी देखनी है तो नवांश से ही देखिएगा। अगर डाइवोर्स या विडोशिप के बाद होगी तो पहले 7th हाउस फिर 2nd हाउस, इस तरीके से उसको कंसिडर किया जाएगा। धन्यवाद।